अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको मेरी आवाज़ और ये वाइट बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है नज़र आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में बता दें। जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिस्टैरिसीस लूप। इससे पहले आप लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो नेक्स्ट जो है, हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे शार्ट भी आएंगे जो साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिससे हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप। जी स्टार्ट करते हैं। जी, हिस्टैरिसीस लूप हमने डिफाइन लिखी है जी, ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट के हमारे पास दो चीजों के दरमियान ये ग्राफ होता है। किन किन चीजों के दरमियान? फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान। फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम B से डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट को हम I से डिनोट करेंगे। इट मीन ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी जिसे B से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड कहते थे, यूनिट इज टेस्ला, और मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि हमारे पास करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम सिंपल कहते हैं, जो कि वैल्यू चेंज होती है, जिसकी पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक्स हम 16 चैप्टर में पढ़ चुके हैं टोटली। तो हम ये कहते हैं कि ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड फ्लक्स डेंसिटी, इट मीन B और I के दरमियान जो ग्राफ बनता है फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसे हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप, या हिस्टैरिसीस कर्व का नाम भी दिया जाता है कि वो कर्व जो हम ड्रा करेंगे बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, तो उसे हम नाम देंगे हिस्टैरिसीस कर्व का या हिस्टैरिसीस लूप का। क्या ये कर्व है? क्या इसकी प्रॉपर्टीज है? जी, तो हम ये कहते हैं जी, हमारे पास अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट्स से आयरन, स्टील, तो उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एक सोलेनॉइड्स के अंदर रख देते हैं, लेट अस कंसीडर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी हो सकता है मेरे पास, वो आयरन भी हो सकती है, वो स्टील भी हो सकता है, या आप लोग एग्जांपल पढ़ चुके हैं। चलें जी, कोई एक कंसीडर कर लेते हैं। मैं स्टील के लिए कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से कि एक हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्टील या आयरन कोई ले सकते हैं, उसको हम प्लेस कर देते हैं इन द सोलेनॉइड्स। कि अगर सोलेनॉइड्स में प्लेस करते हैं और इस सोलेनॉइड्स को हम इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो लेट अस कंसीडर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इन द सोलेनॉइड्स। के एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने सोलेनॉइड्स के अंदर प्लेस कर दिया है। अगर सोलेनॉइड्स के अंदर प्लेस कर दिया है तो क्या जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने के साथ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी कह रहे हैं, B इज मैग्नेटिक फील्ड, अदर नेम इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या वेरिएशन आएंगी, वो वेरिएशन हम एक ग्राफ के थ्रू जो है डिस्कस करते हैं, और ये ग्राफ जो है हमारे पास CRO के थ्रू ऑब्टेन हो जाता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के थ्रू हमें ये ग्राफ ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ी हुई है कि हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास वो जो है डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स को जो है वेव फॉर्म की जो है शक्ल के अंदर हमें डिनोट करके दिखा देती है, जाहिर करके दिखा देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। तो हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन होता है, इसी ग्राफ के ऊपर हमने गौर करना है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम नाम दे देंगे फ्लक्स डेंसिटी एंड करंट। कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम नाम दे रहे हैं और करंट के दरमियान जो ग्राफ आएगा वो ये ऑब्टेन होता है। जी, ये ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इस ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वही देखते हैं। जी, लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास करंट 0 है, और करंट के लिए जो है हम एक अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ ड्रा कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जी, हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये अल्टरनेटिंग करंट की चेंजिंग वैल्यूज है।
अगर हम उसके वेव फॉर्म देखें तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, हम 16 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, I = I0 sin ऑफ थीटा ओमेगा टी एटसेट्रा। तो ये वेव फॉर्म होती है जी। तो इनिशियली जब हमारे पास करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ गौर करना है, हमारे पास दो एक्सिस लिए हुए हैं हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इन एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने करंट लिया हुआ है और y एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है। तो जहां से x एक्सिस की तरफ अगर हम ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब है हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज वो अलग बात है। इट मीन x एक्सिस के ऊपर अगर हम ट्रेवल करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम वर्टिकली y एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उस सोलेनॉइड्स के अंदर जो हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया हुआ है जी। एट द पॉइंट O, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन के ऊपर करंट भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। ओरिजिन वो पॉइंट्स होता है ग्राफ के अंदर दोनों की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमारे पास इस केस के अंदर दोनों का आंसर जो है 0 आ चुका है, करंट की वैल्यू भी 0, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0। अब हम कहते हैं इंक्रीज द करंट, कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस ग्राफ को इसके साथ रिलेट कराना है, अगर यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, जिसे हम I0 से वैसे डिनोट करते थे। तो इसका मतलब है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे इन फॉर्म ऑफ वेव के अंदर हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो जी करंट की वैल्यू हमने इंक्रीज करते गए तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती गई। ये जो डॉटेड लाइन से हमें पोर्शन नजर आ रहा है O2 A की तरफ, तो हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाती है। और ए पॉइंट्स के ऊपर जब करंट मैक्सिमम हो जाता है फिर मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इंक्रीज नहीं होती, चाहे हम वो करंट को इंक्रीज कर भी दें तो मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इंक्रीज नहीं होती। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर चुकी है, यहाँ से जो हमें ग्राफ से नजर आ रहा है जी। इसके फीचर्स देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो फीचर्स है उसे हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस। 5 फीचर्स हैं इसके, तो फर्स्ट फीचर जो है हमारे पास उसे हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस। तो ये क्या हिस्टेरेसिस है जी, यहाँ देखना है O to A I इंक्रीज जी, O से A की तरफ अगर हम देखें तो करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम O to A इन द कर्व इन द ग्राफ करंट विल बी इंक्रीज। जबकि अगर हम A to R जी, A से R की तरफ देखें तो करंट डिक्रीज हो रहा है। इट मीन करंट के इंक्रीज और डिक्रीज हमने 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं। O to A अगर हम ट्रेवल करें तो करंट इंक्रीज होता है, A to A की तरफ देखें तो करंट डिक्रीज होता है। और करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने को अगर आपने देखना है तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। एक्स एक्सिस से ओरिजिन से अगर एक्सिस की तरफ मूव करते जा रहे हैं फॉरवर्ड तो करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर वहां से हम ओरिजिन की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर मूव कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज हो रहा है। तो O to A करंट इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम A to और जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ तक करंट डिक्रीज हो रहा है। और एक और पॉइंट हमने लिखा हुआ है जी, मैग्नेटाइज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे फ्लक्स डेंसिटी हम बोल रहे हैं तो वो लैग्स बिहाइंड है। फेस लैग, फेस लीड, हमने 2 चीजें पढ़ी थी। लीड वो चीज होती है जो ऑलरेडी ट्रेवल कर रही होती है, लैग वो चीज होती है जो उसके बैक में हो, उसके पीछे हो। तो हम ये कहते हैं जी A to R इंक्रीज हो गया करंट, O to A इंक्रीज हो गया, A to R करंट डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमने गौर करना है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने गौर करना है। तो O to A करंट भी इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही थी। A पॉइंट के ऊपर करंट विल बी मैक्सिमम, अगर इससे फर्दर भी इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर चुकी है। लेकिन A to R अगर हम कहते हैं करंट को डिक्रीज करते आते हैं तो करंट को डिक्रीज करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होती है, लेकिन उतने अमाउंट्स के अंदर नहीं होती। ये हम नेक्स्ट जो है इसके फीचर में देखेंगे। तो हमने करंट को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इंक्रीज हो गई और मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर गई। उसके बाद करंट को अगर हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जिसे हमने यहाँ लिखा हुआ है भी, तो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उस वैल्यू के साथ डिक्रीज नहीं हुई। तो हमने इस वजह से कहा मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर
आर पोजीशन के ऊपर करंट जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई, जिस वजह से हम कहते हैं मैग्नेटिज्म्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, कि करंट जीरो हो चुका है, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज उसके करंट के साथ साथ हो रही थी, दोनों एक मैक्सिमम वैल्यू पे थे, करंट हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारे पास करंट तो जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड है किसके, मैग्नेटाइजिंग करंट के। जी तो नेक्स्ट है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन जो है ए पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द पॉइंट ए इज नोन एज सैचुरेशन। हम कहते हैं मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, कि मटेरियल जो है मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो चुका है। इसका मतलब है वो करंट के उस वैल्यू के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी है। अब इससे ज्यादा अगर करंट को हम इंक्रीज भी करें तो मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज नहीं हो सकती। अब एक बात गौर से समझनी है कि हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों हो रही है, ये टोटली जो है डोमेन्स, या प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हम जब भी किसी वैल्यू के ऊपर करंट अप्लाई करते हैं तो उसकी डोमेन्स जो हैं वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमने कहा है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, at the point A magnetic field will be maximum, then material is said to be magnetically saturated, कि अगर मटेरियल मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है तो इसका मतलब है उसके अंदर जितने डोमेन्स थी वो टोटल की टोटल डोमेन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी हैं। कैसे जी, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स की ये लाइंस है, सॉरी ये डोमेन्स हैं, हर एक की अपनी डायरेक्शन है, लेकिन जो ही हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो वो टोटली की टोटली, चले 4 ले लेते हैं हम, ये जितनी भी हमारे पास डोमेन्स होती हैं वो टोटली जो है एक स्पेसिफिक, एक हमारे पास जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है। जी बेटा आप नजर आ रहा है? जी तो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड मींस के जब हमने करंट को इंक्रीज किया मैक्सिमम वैल्यू तक तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर चुकी है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मटेरियल है, मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। नजर नहीं आ रहा सर, नजर नहीं आ रहा, आपकी आवाज आ रही है, नजर नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रही या पीछे से नजर नहीं आ रहा? वीडियो नहीं आ रहा है इधर से, ठीक है ओके बेटा आपको वीडियो नजर आ रही है? कोई बच्चा जब इन होता है ना सर, ठीक है ठीक है सर। अच्छा दूसरी इनको कहते हैं कि उर्दू का लेक्चर होगा इसके बाद, ठीक है जी। तो इसके बाद आपका जो है उर्दू का लेक्चर होगा, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। बेटा यहाँ से हमारे पास सिस्टम ओके है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा या तो अभी आपने ज्वाइन किया होगा इस वजह से थोड़ा मसला होगा, तो ये जो है आप क्लियर, यहाँ से हमारे पास सिस्टम ओके है जी। जी तो बेटा आप फौरन से जब ज्वाइन करते हैं तो फिर यही मसला होता है कि आपके पास जो है सम टाइम आवाज नहीं आती या सम टाइम जो है वीडियो नजर नहीं आती। चले जी बहरहाल, तो इसके बाद आपको उर्दू का होगा फिर इकोनॉमिक्स का होगा। जी तो हम क्या कह रहे थे कि जब हमारे पास करंट मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करता है तो हमारे पास उसके मटेरियल्स के अंदर जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स थी वो टोटली की टोटली डोमेन्स जो हैं वो अलाइन हो जाती हैं इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो हम कहते हैं मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, के मटेरियल जो है मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो चुका है। इट मीन कि उसके मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर चुकी है। कैसे जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास 4 डोमेन है सपोज, तो हर एक की अपनी डायरेक्शन है। जब हमने करंट को इंक्रीज किया मैक्सिमम वैल्यू तक, जितनी भी उसकी डोमेन्स थी वो मैक्सिमम डोमेन्स जो है अलाइन हो जाती हैं, खुद को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज कर लेती हैं। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज कर लेती हैं तो इसका मतलब है इस कंडीशंस के अंदर जब उन्होंने खुद को स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है तो इस वक्त जो है मटेरियल मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है। और इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो ए पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है मैग्नेटिकली सैचुरेटेड पॉइंट्स है जी। तो नेक्स्ट हम कहते हैं रिटेंटिविटी। जी इसके ऊपर गौर करना है। हमने ये कहा है कि दोनों की वैल्यू एट द पॉइंट O0 थी,
करंट भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। करंट को इंक्रीज करते गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती गई, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, जिसे सैचुरेटेड का नाम दे दिया हमने। लेकिन जब हम करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखना है जी, करंट जब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये एक वेव के हाफ वेव के बाद जो है पॉजिटिव पीक के बाद करंट ने तो जीरो हो जाना है, यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी जी। करंट ने तो जीरो हो जाना है। यहाँ देखना है इस ग्राफ में आपने दो एक्सिस को ध्यान में रखना है कि अगर एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट की बात हो रही है, अगर वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ ट्रेवल हो रहे हैं तो फिर हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है जी। तो हम ये कहते हैं जब हम मैग्नेटिकली सैचुरेटेड पोजीशन के ऊपर ए से करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं तो करंट तो अपने मिनिमम वैल्यू इट मीन जीरो के ऊपर आ जाता है। ये पॉइंट आर के ऊपर जरा गौर करें जी। वाई एक्सिस के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर दूसरे एक्सिस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अगर मैंने वाई एक्सिस लिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ मौजूद है एट द पॉइंट आर जो मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन हमारे पास करंट की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा हुआ है रिटेंटिविटी क्या है हमारे पास कि करंट जीरो हो चुका है। करंट को जब हमने डिक्रीज किया तो करंट विल बी जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट जीरो जी। ये बात समझनी है। इस जो चीज है इसको हम नाम देते हैं, ये जो फीचर है, ये प्रॉपर्टी है, इसे हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी। कि हमने करंट को डिक्रीज करते करते जीरो कर दिया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई तो इसकी कौन सी वजह है जी, यहाँ हमने लिखी हुई है। तो ओ आर जो पोर्शन है यहाँ पे O to R, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इट मीन वो पोजीशन या वो पोर्शन, वो फीचर जिसमें करंट विल बी जीरो, आई की वैल्यू जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। ऐसी कौन सी वजह जी? ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स पार्शियली अलाइन। यहाँ गौर करना है कि हमने ये कहा था कि इनिशियल कंडीशन में करंट भी जीरो, यूं समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, ये कंडीशन है। जब हमने करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया मैग्नेटिक फील्ड ने खुद को अलाइन करना स्टार्ट कर दिया और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। करंट जब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर चुकी है जिसे हमने सैचुरेटेड का नाम दिया जी। जब हमने करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, अब गौर करना है, करंट को जब हम डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनमें से कुछ जो डोमेन्स होती हैं वो तो डी अलाइन हो जाती हैं, लेकिन कुछ डोमेन्स हैं, लेट्स से कि मेरे पास 4 है तो मैं सपोज कर लेता हूं कि जिनमें से 3 जो है वो डी अलाइन हो चुकी हैं। जब करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट किया 3 तो डिक्रीज जो है डी अलाइन हो चुकी है लेकिन एक अभी भी अलाइन है। तो जो डोमेन्स अलाइन रहती हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहती है चाहे करंट जीरो भी कर दे। तो इसका मतलब है ये एक्चुअल में करंट तो जीरो हो चुका है। होना तो वैसे ये चाहिए था कि करंट जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, करंट मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। जब हमने करंट को वापस डिक्रीज करके जीरो पे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं? कौन सी वजह है? क्योंकि ड्यू टू डोमेन्स, टू टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स पार्शियली अलाइन, कि उनमें से कुछ जो है डोमेन्स पार्शियली अलाइन रहती हैं क्योंकि वो वापस डी अलाइन नहीं हो जाती, टोटली की टोटली डी अलाइन नहीं। अगर टोटली डी अलाइन हो जाती है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, लेकिन कुछ जो है डोमेन्स वो अलाइन रहती हैं, जिस उन डोमेन्स के अलाइन रहने की वजह से हमारे पास उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती और इस फीचर को हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम ग्राफ में ओ आर से नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर चले, आर से नेक्स्ट चले तो जी, तो करंट तो यहाँ पे जीरो हो चुका था एक्सिस के ऊपर। अगर करंट को हम नेगेटिव पल्स में, ये जो हमने लिखा हुआ है, करंट को अगर हम नेगेटिव पल्स की तरफ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं जी, यहाँ देखना है करंट अब इंक्रीज हो रहा है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से, क्योंकि ये है वाई एक्सिस टोटली, अगर और इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम इस तरफ ट्रेवल करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर हम इस ओरिजिन से इस तरफ ट्रेवल करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा इन नेगेटिव डायरेक्शन में जी। तो अगर हम करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट आर टू सी, यहाँ पे गौर करना है जी, आर से अगर हम इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं इसका मतलब हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। के करंट को तो हमने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन करंट को कहां तक डिक्रीज कर रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं तो आर पोजीशन से सी की तरफ करंट इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ देखना है, यहाँ पे करंट जीरो है क्योंकि एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है। इट मीन चले यहाँ मेंशन कर देते हैं, और जो आर पोजीशन है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँ तो ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो है आई
जीरो है, बट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है। जी मेरे पास आर पोजीशन है लेकिन हम कहते हैं इससे जी करंट तो जीरो हो गया, लेकिन अब करंट नेगेटिव डायरेक्शन में जब दोबारा इंक्रीज होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है दोबारा से हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वाई एक्सिस के ऊपर ली हुई है हमने। यहां से आर से सी की तरफ करंट इंक्रीज हो रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि करंट हमारा इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास करंट इंक्रीज होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। उधर से अगर आप बी को देखें, मैग्नेटिक फील्ड को देखें, वाई एक्सिस की तरफ देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। और एट द पॉइंट सी, अगर हम सी पॉइंट्स को देखें तो सी पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जीरो हो चुकी है। इसका मतलब है सी पॉइंट्स वो है मेरे पास यहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट जो है जीरो नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन इस पॉइंट्स के ऊपर B विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि y एक्सिस की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है O टू C जो है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। यहाँ हमने लिखा हुआ है I इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ करंट जीरो नहीं है, बट V इज इक्वल टू जीरो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास करंट जीरो था एट द पॉइंट R, OR इज रिटेंटिविटी, उसके बाद अगर हम करंट को फर्दर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हमने ग्राफ में C कहा हुआ है, उस पॉइंट्स के ऊपर जाके मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। यहाँ दोनों पॉइंट्स को गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। जी यहाँ बी डज नॉट जीरो है और यहाँ बी जीरो है, इसका मतलब है बी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जीरो नहीं है, नॉन जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। यहाँ पे करंट जीरो है, इसका मतलब है करंट जीरो से नॉन जीरो हुआ है, ये नॉन जीरो से जीरो है। करंट आर से सी पोर्शन देखें तो करंट इंक्रीज हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है और सी पॉइंट्स के ऊपर आके वो जीरो हो जाती है। तो हम इसे नाम देते हैं कोर्सिविटी, कि हमारे पास ओ सी इज नोन एज कोर्सिविटी। यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जी एक और पॉइंट हमने लिखा है, कोर्सिविटी फॉर स्टील ग्रेटर देन आयरन। जी हमारे पास दो मटेरियल होते हैं, आप प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए कोर्सिविटी की वैल्यू, जिसे OC, जो आपको ग्राफ में OC पॉइंट से नजर आ रही होगी, ये C और यहाँ से OC, तो हमारे पास जो कोर्सिविटी होती है फॉर द स्टील या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो ग्रेटर देन होती है ऑफ द आयरन। इसका मतलब है कोर्सिविटी फॉर द स्टील इज ग्रेटर देन द आयरन। क्या वजह है कि क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हमने ये कहा है कि वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने में, स्टील या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने में हमें करंट ज्यादा रिक्वायर होता है। करंट को हमें इंक्रीज करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। अगर करंट ज्यादा रिक्वायर होता है तो हमारे पास OC वाला पोर्शन लार्ज आएगा। O टू C देखें तो यहाँ पे B तो जीरो है लेकिन करंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है C जितना ज्यादा दूर होगा, यहाँ जरा गौर करना है, जो आपको जो C नजर आ रहा है ये इस तरफ जितना नेगेटिव एक्सिस की तरफ जितना ज्यादा दूर होगा, इसका मतलब है करंट की वैल्यू लार्ज है। तो इसका मतलब है कोर्सिविटी फॉर द स्टील इज larger than for hard magnetic material is larger than the soft magnetic material। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने में ज्यादा करंट रिक्वायर होता है फॉर द स्टील, फॉर द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ लूप, कि हमारे पास जो कुछ भी यहाँ पे लूप बन चुका है, ये टोटली लूप हमारे पास कहलाता है हिस्टेरेसिस लूप, जो हमने फर्स्ट डिफाइन भी कर दिया था। तो जी एरिया ऑफ लूप हमारे पास क्या है? एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। जी तो अब बात यह है कि किस पोर्शन में हिस्टेरेसिस लूप में, हिस्टेरेसिस कर्व में कौन सा पोर्शन ऐसा है जहां पे हमारे पास जो है मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है और कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पे मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो रहा है। जी जरा ग्राफ पे गौर कीजिएगा। जी अगर हम देखें O2A, इसको इग्नोर करते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स है। जी तो यहां से लेकर A से आप C की तरफ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है,
सिर्फ आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, करंट को फिलहाल छोड़ दें। A to C अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम है, वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है डीमैग्नेटाइज, A to C डीमैग्नेटाइज, फिर C to D मैग्नेटाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में ही है। तो हम कहते हैं A to C डीमैग्नेटाइज, C to D मैग्नेटाइज, फिर D to C यहाँ से दोबारा जीरो हो रही है डीमैग्नेटाइज, और सी डैश जो हमने कहा हुआ है C डैश टू A जो है दोबारा क्या है मैग्नेटाइज। यहाँ गौर करना है, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटाइज यहां से यहां तक डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, इसका मतलब है हमारे पास मटेरियल जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज क्या, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है तो मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, और अगर मैक्सिमम से सैचुरेशन पॉइंट से, यहाँ सैचुरेशन पॉइंट अगर गौर करें तो वैसे दो नजर आएंगे हमें, हमने तो ये मेंशन किया हुआ है, अगर यहाँ से देखें तो हमें ये डी भी सैचुरेशन पॉइंट्स है, यहाँ से जैसे ये रिटेंटिविटी है तो ये भी रिटेंटिविटी है, ये कोर्सिविटी है हमारे पास। तो इसका मतलब है मटेरियल एनर्जी needed to magnetize and demagnetize the ferromagnetic substance is known as area of loop। और हमने एक और चीज लिखी हुई है वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स, कि जो वर्क डन यहाँ पे यूज होता है वो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स में हमारे पास ये वर्क डन जो है यूज हो जाता है यहाँ पे जी। और इसे हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, कि हमारे पास जितनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हुई है, जितनी एनर्जी यहाँ पे नीड जरूरत हुई है उस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जितनी एनर्जी रिक्वायर पड़ी है उसे हमने नाम दे देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स। और हमने कहा हुआ है एरिया लूप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज होता है फॉर द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, के एरिया लूप जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ज्यादा होगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कम होगा। इसका मतलब है ये सामने जो हमें हिस्टेरेसिस लूप नजर आ रहा है, अगर ये हम स्टील के लिए कह देते हैं, चलें जी ये है हमारे पास अगर स्टील के लिए जी, तो स्टील तो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एरिया लूप्स बनाएं या दूसरे लफ्जों में हम जो है हिस्टेरेसिस लूप्स बनाएं तो इसके हमारे पास जो वैल्यू है वो कम होगी। इसका मतलब इसकी कोर्सिविटी यहाँ से यहाँ तक और इसकी रिटेंटिविटी यहाँ से यहाँ तक, OR रिटेंटिविटी OR कोर्सिविटी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आयरन के लिए बनेगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनेगा, उसके लिए कोर्सिविटी की वैल्यू OC की वैल्यू भी कम होगी, रिटेंटिविटी OR की वैल्यू भी कम होगी, तो ओवरऑल जो एरिया ऑफ लूप है वो भी कम होगा। एरिया ऑफ लूप फॉर द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन, फॉर एग्जांपल स्टील इज ग्रेटर देन द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एज आयरन, कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कम होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो एरिया ऑफ लूप है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जी यूजेस जी, तो यूजेस हमने दो चीजें पढ़ी है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। अगर हमारे पास कोई ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके लिए हाई OR हाई OC, OR रिटेंटिविटी OC कोर्सिविटी, ये रिटेंटिविटी है हमारे पास और ये कोर्सिविटी है, तो अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसके लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू लार्ज है टू मेक द परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ये अक्सर मोस्टली जो है पेपर में पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है परमानेंट मैग्नेट में यूज हो सकता है, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट में यूज हो सकता है, तो हम कह सकते हैं दोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुज high retentivity and high coercivity are used as the permanent magnet। इसका मतलब है स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आयरन को परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज नहीं कर सकते, इसके लिए कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी की वैल्यू लो होती है जी। नेक्स्ट यूज है लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी, अगर दोनों की वैल्यू स्मॉल है, कम है, तो इट कैन बी यूज्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि ऐसा मैग्नेट जब तक करंट इसके आम वर्ड में हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट है हमारे पास, कि जब तक करंट मौजूद रहता है वो मैग्नेट मौजूद रहता है, जो ही करंट की वैल्यू खत्म होती है करंट हम जीरो करते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है खत्म हो जाती हैं, जिसका मतलब है हमारे पास जो है ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसके लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू कम है, तो वो तो यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में।
इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन कि ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल कि जो हमारे पास करंट के मौजूदगी में तो हमारे पास वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा, लेकिन जो ही करंट को खत्म करेंगे फिर वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करना खत्म कर देगा। लेकिन जो परमानेंट होते हैं उसके लिए हमारे पास हमने एग्जांपल लिया स्टील के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या है कि उसके लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। हम कहते हैं सूटेबल टू मेक द permanent magnets those material whose retentivity and coercivity are the large। जी चलें जी, आपको कोई क्वेश्चन है?